आपके लिए लेके आए हैं ऐसा टॉपिक जो बीएड का है और काफ़ी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है नेशनल नॉलेज कमीशन। तो चलिए आज इस वीडियो में हम देखेंगे या जानेंगे कि नेशनल नॉलेज कमीशन क्या है, कब आया, या इस आयोग की क्या क्या मुख्य सिफारिशें क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006 और 2009, कई बार इसे 2005 और 2009 भी कहा जाता है। हम आपको बताएंगे आज कि इसे 2005 और 2009 या 2006 या 2009 क्यों कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी भाषा में नेशनल नॉलेज कमीशन एनके से कहा जाता है। इस आयोग का गठन 2005 में हुआ था, परंतु इस आयोग की कार्यप्रणाली 2006 से शुरू हुई। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के चेयरमैन श्री सैम पित्रोदा थे या हैं। ठीक है, तो 2005 में इस आयोग का गठन हो गया था, लेकिन जो इसने काम शुरू करना स्टार्ट करा वो करा 2006 से, इसलिए इसे 2006 से 2009 कहा जाता है। और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? श्री सैम पित्रोदा। इनके ही नाम से एनकेसी प्रचलित भी हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 जून 2005 को श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005-9 या 2006-9 इसके विकास और भारत के विकास को एक नज़र से देखा जाता है। भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 20वीं शताब्दी में संसार में ज्ञान के क्षेत्र में भारी विस्फोट हुआ था। हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश का विकास करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव किया था। इसी कारण 13 जून 2005 को श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में अध्यक्ष पित्रोदा के अतिरिक्त देश के अन्य जाने माने 7 विशेषज्ञ सदस्य भी थे। इन 7 जो इसके अन्य सदस्य थे उसमें कई यूनिवर्सिटी के एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, या फिर कई स्कूल्स महाविद्यालय के प्रिंसिपल और अन्य इसके विद्वान इसमें शामिल थे। इन 7 में इस आयोग ने अपना कार्य 2006 में शुरू किया। इस आयोग के चेयरमैन श्री सैम पित्रोदा थे या हैं। इसी आयोग का जब गठन किया गया तो मनमोहन सिंह ने एक थॉट दिया था। उस थॉट को मैं आपको बताता हूँ। हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के सभी स्तरों पर ज्ञानवर्धक आधार के निर्माण में निवेश करना चाहिए। दोनों ही प्रकार की उत्कृष्टता में सुधार करने की आवश्यकता है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का थॉट था, विचार थे जब ये प्रधानमंत्री थे। इनकी अध्यक्षता में या फिर इनके कार्यकाल में ही राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया था, सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में। तो चलिए अब इसके कार्यों को देखते हैं। पहला, कृषि और उद्योग में ज्ञान के प्रयोगों को बढ़ावा देना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना। बौद्धिक संस्था से संबंधित नवीन ज्ञान के संबंध में ज्ञान का निर्माण करना। सार्वजनिक ज्ञान का विकास करना एवं सार्वजनिक लाभ को महत्ता देना। 21वीं शताब्दी की ज्ञान की चुनौतियों का सामना करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में नवीन ज्ञान का निर्माण करना। उद्योगों में 5000 नोड्स को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान का निर्माण किया गया था। ठीक है, फिर आते हैं इसकी सिफारिशें में। चलिए इसकी सिफारिशें देख लेते हैं। आयोग ने अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट 4 बार प्रस्तुत करी। ठीक है, तो 2005 में इसका गठन किया गया और ये कार्य करना कब से प्रारंभ करा इसने? 2006 से। और उसी वर्ष इसने अपनी पहली रिपोर्ट भी भेजी या प्रस्तुत की थी संसद में। 2006, 7, 8 और फिर 2009, 4 बार इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कहाँ करी थी? संसद में। इस आयोग का संपूर्ण प्रतिवेदन 2009 में राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, रिपोर्ट ऑफ द नेशन के नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसको नोट भी करिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, खाली सुनने से कुछ नहीं होता है,
एक कॉपी और एक नोटबुक लेके बैठिए और जो जो इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है या जो मैं कह रहा हूँ उसे आपको नोट भी करना है। तो ये देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस आयोग का संपूर्ण प्रतिवेदन 2009 में राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन रिपोर्ट टू द नेशन, कई परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, के नाम से प्रकाशित हुआ। इस आयोग का प्रतिवेदन 5 भागों में विभाजित है। पहला, ज्ञान की सुलभता, एक्सेस टू नॉलेज। ज्ञान की सुलभता में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने शिक्षा का अधिकार, भाषा, अनुवाद, पुस्तकालय, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क पोर्टल स्थापित सूचना नेटवर्क है। दूसरा है सृजन, क्रिएशन मीन्स बनाना, ठीक है। सृजन के अंतर्गत 5 बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन, सरकारी वित्त पोषित कानूनी तंत्र, बौद्धिक अधिकार, नवाचार, नवाचार को कहते हैं हम इनोवेशन, ठीक है। उद्यमशीलता, औद्योगिकरण भी कह सकते हो आप इसे, उद्यमशीलता को। थर्ड है ज्ञान के सिद्धांत। ज्ञान के सिद्धांत के तहत स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विधिक शिक्षा, चिकित्सीय शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, उत्तम पीएचडी, ठीक है। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा ओपन यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से प्रदान की जाती है, या फिर जो इंटरनेट, ठीक है, गूगल, यूट्यूब से जो एजुकेशन आपको मिलती है सेल्फ स्टडी के, उसको भी कह सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा में बेसिकली कोई शिक्षक या फिर ये औपचारिक भी हो सकती है, अनौपचारिक भी हो सकती है, ठीक है। औपचारिक की हम बात करें तो कोरोना काल में एक शिक्षक ऑनलाइन टीचिंग करा रहा था अपने बच्चों को, तो वो एक दूरस्थ शिक्षा थी। शिक्षक और छात्र दूर दूर बैठे थे, ठीक है। और सेल्फ स्टडी की बात करें हम अनौपचारिक शिक्षा की, तो छात्र खुद सीखते हैं यूट्यूब ऑनलाइन, ठीक है। फिर है सेवाएं, सर्विसेज। सेवाएं में भारत निर्माण, ग्रामीण रोजगार गारंटी आदि की शुरुआत ई प्रशासन व्यवस्था के द्वारा लागू किए जाने पर बल है। अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के तहत परंपरागत चिकित्सा, कृषि, जीवन स्तर में सुधार लाना, यह सभी अनुप्रयोगों में समावेश किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय आयोग, अब देखते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की मुख्य सिफारिशें, ठीक है। इसे समझाने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं। देखिए, किसी भी एजुकेशन आयोग या फिर एजुकेशन कमीशन का जब गठन किया जाता है, उसकी स्थापना की जाती है, तो इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, कोई भी हो, चाहे वो नेशनल नॉलेज कमीशन हो या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, इनका जो मेन मोटिव या मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो शिक्षा चली आ रही है उस पर बदलाव करना, ठीक है। अभी तक जो शिक्षा चली आ रही है वो अच्छी नहीं है, या फिर अच्छी है तो सभी के लिए अच्छी नहीं है। इसीलिए ये आयोगों का गठन किया जाता है, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उसको सरकार के सामने लाना, और उस समस्याओं से कैसे निपटा जा सके, ठीक है, उसके आइडियाज़ या फिर उसकी सिफारिशें सरकार को देना या संसद में पेश करना, ठीक है। तो चलिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की मुख्य सिफारिशें देख लेते हैं। पहला, शिक्षा प्रशासन एवं वित्त संबंधित सुझावों को देखते हैं। पहला, शिक्षा में सरकार से निवेश बढ़ाने की मांग की गई इस सिफारिश में, ठीक है। दूसरा, स्कूल में समय को ध्यान में रखना चाहिए और अध्यापक भर्ती में आसानी लानी चाहिए। तीसरी सिफारिश थी इसकी, इस आयोग की, शिक्षा में प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। देखिए, अब विकेंद्रीकरण से क्या मतलब हुआ। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का नाम सुना होगा आपने। देखिए, केंद्रीकरण क्या होता है, सत्ता का या फिर पावर का एक ही जगह पे केंद्र रहना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको उदाहरण देता हूँ, चीन। अगर चीन में सरकार की बात करें तो चीन में क्या है, साम्यवादी सरकार है। वहाँ की जितनी भी पावर है, पूरी पावर, चाहे वो कार्यपालिका, न्यायपालिका व्यवस्था, तीनों की पावर किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास, ठीक है। और अगर हम वहाँ क्या है, आप कह सकते हैं कि वहाँ पे सत्ता का केंद्रीकरण है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो पावर है वो एक ही के हाथ में है। अगर हम वहीं भारत की बात करें, भारत में जो पावर है वो उसका क्या है, विकेंद्रीकरण है, ठीक है।
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों को उनकी शक्तियाँ प्रदान की गई है और उनके कार्य क्षेत्र बताए गए हैं। तीनों एक दूसरे के कार्य में क्या करते हैं, इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो इंडिया में क्या है, शक्ति का विकेंद्रीकरण है। हम आशा करते हैं विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण के शब्दों को या अर्थ को आप समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, निजी स्कूलों को दी जाने वाली सहायता में थोड़ा लचीलापन लाना चाहिए। राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय स्थापित किए जाने चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय मतलब ऐसे मूल्यांकन कार्यालय आप कह सकते हैं जो समय समय पर स्कूल में जाके स्कूली शिक्षा का मूल्यांकन करते रहें कि शिक्षा सही दी जा रही है, सही वे में दी जा रही है। ठीक है, या क्या क्या बदलाव किए जाने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें अब भी देखते हैं। शिक्षा के संगठन से जुड़ी आयोग की सिफारिशें। आयोग उच्च शिक्षा में पूर्व निर्धारित स्नातक, परास्नातक एवं अनुसंधान की संकल्पना को ही स्वीकारता है। ठीक है, स्नातक मीन्स ग्रेजुएशन, परास्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। आयोग स्कूली शिक्षा के को 2 वर्गों में विभाजित करता है, प्रारंभिक और माध्यमिक। आयोग के अनुसार विभिन्न शिक्षण तथा अनुसंधान संस्थाओं के साथ विशेषज्ञ एवं सरकारी अधिकारों के मध्य विचार विमर्श के लिए नेटवर्क तैयार करना। सी, स्कूली शिक्षा से जुड़ी आयोग की सिफारिशें। शुरुआत से ही अंग्रेजी पर बल दिया जाना चाहिए। स्कूलों में सामाजिक सेमिनारों का आयोजन करना। अच्छा, सामाजिक सेमिनारों का मतलब समझते हैं आप? सेमिनार मतलब होता है कार्यक्रम। ठीक है, स्कूलों में सामाजिक कार्यक्रम करना मतलब समाज में कैसे रहना चाहिए या फिर समाज की कैसी परिस्थितियां हैं, समाज की कैसी स्थिति है, उससे छात्र रूबरू हो सकें, इसलिए स्कूलों में सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करना, सेमिनार आयोजित करना। ठीक है, नंबर 3 है, स्कूल अध्यापकों को 5 वर्ष के लिए ट्रेनिंग के तौर पर किसी विशेष स्थान पर नियुक्त किया जाना चाहिए। ठीक है, जिससे एक उचित शिक्षक जो है छात्रों को उचित शिक्षा प्रदान कर सके। अध्यापकों के स्व मूल्यांकन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्व मूल्यांकन मतलब सेल्फ मूल्यांकन। ठीक है, मतलब खुद का साक्षात्कार करना, खुद का इंटरव्यू लेना है, खुद को देखना कि हमारी जो शिक्षा है या फिर जो जितनी हमारी जानकारी है, जितना ज्ञान है, वो सही है या फिर कितना सही है। ठीक है, या फिर उसमें और ज़्यादा वृद्धि होनी चाहिए, ये सब। उच्च शिक्षा से जुड़ी आयोग की सिफारिशें देख लेते हैं आप। उच्च शिक्षा में कोर्स क्रेडिट प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। देश में लगभग 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए। आंतरिक मूल्यांकन में सिर्फ 25% अंक देने चाहिए तथा बाद में उसे धीरे धीरे बढ़ाकर 50% करना चाहिए। उच्च शिक्षा देने वालों 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए। ठीक है, उस समय क्या था, उस समय एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं थी इंडिया में जितनी आज है। ठीक है, विश्वविद्यालय भी बहुत कम थे, आज तो बहुत ही हैं। ठीक है, स्कूल भी बहुत कम हुआ करते थे। तो आयोग की ये भी सिफारिशें थी कि 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और खोले जाने चाहिए उच्च शिक्षा के। चलिए अब शिक्षा टीचर एजुकेशन से रिलेटेड इसके सजेशंस देख लेते हैं। प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उचित नीति नियमों का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट स्कूलों की अगर मैं बात करूं, देखो अगर हम आज की स्थिति देखें तो एक जो टीचर है वो उसको क्वालिफाई कब माना जाता है, बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने बीएड या फिर डीएलएड नहीं किया है तो उसको किसी भी स्कूल में पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। किंतु इसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूल वाले कम सैलरी में ऐसे लोगों को रखते हैं जिन्होंने ना बीएड किया होता है, ठीक है, या फिर ना डीएलएड किया होता है। बस उन्होंने ग्रेजुएशन चल रही होती है, उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही होती है, या उनका बीएड चल रहा होता है, कंप्लीट नहीं हुआ होता है, वो लोग कम सैलरी में रख लेते हैं। ठीक है, प्राइवेट स्कूलों की ये बहुत बड़ी समस्या है।
खासकर छोटे जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनकी। दूसरा है शिक्षण कार्य में लगने से पहले उनके लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। नंबर 3, सेवाकालीन प्रशिक्षणों में सुधार लाना चाहिए एवं उनके क्षेत्र को व्यापक बनाना चाहिए। नंबर 4, अध्यापकों के विचारों एवं उनके अनुभव प्रदान करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसे ऑनलाइन पोर्टल भी होने चाहिए, ऑनलाइन वेबसाइट्स होनी चाहिए जो टीचरों को समय समय पर उनको टीचिंग स्किल्स क्या करते रहें, डेवलप करते रहें। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं टीचिंग मेथड या फिर टीचिंग प्रोसेस में लगातार समय के साथ साथ परिवर्तन होते रहते हैं, तो टीचर को भी अपग्रेड होना चाहिए ताकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सके। तो दोस्तों बताइए कैसी लगी आपको हमारी यह पोस्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आई हो। ठीक है, हमारा यही प्रयास था कि हम आसान शब्दों में आपको समझा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर हमारी पोस्ट अच्छी लगी हो। हम ऐसी ही नई नई पोस्ट के साथ आपके लिए लाभ को लाते रहेंगे। और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद, मिलते हैं।